हाँ जी, आज हम आपको वर्नर्स पोस्टुलेट पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि वर्नर्स ने क्या परिकल्पनाएं करी, क्या सोचा। पोस्टुलेट मीन्स क्या सोचा। तो वर्नर्स ने पहले आपको ये बता दें, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये पूरा ब्रैकेट, इसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो दिखाई दे रहा है बाहर, ये हमको बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमको बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात समझ लो है ना। और दूसरी बात, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज हो जाएगी, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये 4 प्लस है 4 नेगेटिव, ये नॉन आयनाइजेबल होता है और ये आयनाइजेबल होता है। ये आयनाइजेबल और ये होता है नॉन आयनाइजेबल। ठीक है। और भी ध्यान दें, ये प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये डायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है अपनी जगह पे, है ना। आप ऐसे पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल है और जो भी ये कहलाते हैं लाइगेंड्स, तो ये अपनी जगह पे फिक्स रहता है। ये इसको क्या करते हैं, है ना, सेंट्रल मेटल को अपना पेयर दे देती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनकी पोजीशन कैसी होती है, फिक्स होती है, इसलिए ये डायरेक्शनल होता है। ये नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि जो आपको मालूम है चीज आइंस में टूट जाती है वो हमेशा नॉन डायरेक्शनल होती है ना। आपने सुना होगा केमिकल बॉन्डिंग में जो आयनिक कंपाउंड होती हैं दे हैव नो डायरेक्शन, है ना। तो ये आइंस में टूट रहा है इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। तो वार्नर्स ने पहले समझ लीजिए दो बात बताई। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है जो ब्रैकेट के बाहर है, आगे हो चाहे पीछे हो। जो बड़े से ब्रैकेट के अंदर इस पूरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, या एक और नाम है इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। तो ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी ये हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, प्राइमरी वैलेंसी हमें ऑक्सीडेशन स्पीड बताएगा। ये आयनाइजेबल है, ये नॉन आयनाइजेबल है, ये टूटता नहीं है, देखिए आप। और तीसरा ये नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है। तो इसको आप लिख लो, फिर मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसे लिखवा देता हूं। लिखें। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए, ये लिख लीजिएगा कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और ये किसके बराबर होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है और ये किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल मैंने लिया, तो आप ये बताइए इसका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, है ना। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, एक्स मान लीजिए। अमोनिया न्यूट्रल होता है तो 0 इंटू 6, हेलोजन -1 इंटू 3, और पूरे कंपाउंड का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये कितना आ गया 3। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका आया है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी है। ये किसके बराबर होता है, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई। प्राइमरी वैलेंसी मतलब इस ब्रैकेट के बाहर इसकी कितनी हो गया, प्राइमरी वैलेंसी 3 है इसके अंदर। अब आ जाओ सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी ये ब्रैकेट होता है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है और किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका होता है कि जितने भी लाइगेंड्स हों उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ डोनर, साइट जितनी हो,
आप देख रहे हो इसमें लाइगेंड कितने हैं, 6 हैं। और डेंटिसिटी मतलब तो अमोनिया होता है मोनोडेंटेड, आपको पिछले लेक्चर में बताया है, इसकी एक ही डोनर साइट है, तो डेंटिसिटी इसकी 1 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी हो गई 6 और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है, वो हो गई 3। लिख लें, तो ये समझ में आ गया आपकी। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम्पल बदल दिया इसके अंदर, तो फिर कैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकलेगी। तो जैसे मान लीजिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा हुआ, अब आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो +1 × 4 -1 × 6 = 0। तो कितना आ गया, ये 2। तो ये जो आया है ऑक्सीडेशन नंबर, यही होता है प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो हमें मालूम है, वो = होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका आपको पहले बताया है कि जितने भी लाइगेंड्स हों उसमें डेंटिसिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए इसमें कितने लाइगेंड हैं, 6। और साइनाइड जो है उसकी एक डोनर साइट है, मतलब ये मोनोडेंटेड है, इसकी डेंटिसिटी 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो इसका मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है और सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसे लिखा हुआ है ना, कुछ भी यहां पर आप लिख सकते हैं, बल्कि इसकी जगह ये वाला एग्जाम्पल लें तो और अच्छा लगेगा। OX ऑक्सलेट ये लिखा हुआ है ना, और यहां 3 कर दो। अब किसी ने कहा इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालो और सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसे X मान लो। ऑक्सलेट होता है ये 2-, तो 2- × 3, और ये हैलोजन -1 × 2 = 0। तो 8 आ गया। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हो गई 8। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या फार्मूला बताया था, लाइगेंड्स × डेंटिसिटी। तो लाइगेंड कितने हैं इसमें, 3 है। और ऑक्जेलेट जो होता है वो बाइडेंटेड होता है, क्योंकि उसके अंदर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 डोनर साइड है। तो आप कहोगे इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई और प्राइमरी वैलेंसी 8 हो गई। ऑक्जेलेट बाइडेंटेड मालूम है ना आपको, लाइगेंड वाली वीडियो देख लो आप, उसमें पूरा डिटेल में बता रखा है। अगर कोई यहां सेंट्रल मेटल आ जाए तो ये ऑक्जेलेट आयन 2 तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 2 डोनर साइड है, इसलिए बाइडेंटेड। तो इसकी डेंटिसिटी जो है वो 2 हो गई। तो अब एकदम क्लियर हो गया, प्राइमरी वैलेंसी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, सेकेंडरी वैलेंसी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। लिख लीजिए, देखिए अब ये मुझे लग रहा है एकदम क्लियर हो गया होगा आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो वार्नर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने देख लिया क्या हुआ है ना। अब इसी में ये कहते हैं, नोट करके लिख लो, कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय सॉलिड लाइन, जबकि प्राइमरी वैलेंसी ये रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइंस। जैसे मान लो आपके पास ये सेंट्रल मेट है और इसके संग
ये 4 लाइगेंड हैं, ये बाहर 2 प्राइमरी वैलेंसी। तो सेंट्रल मेटल से 4 लाइगेंड सराउंडेड है सेकेंडरी वैलेंसी, तो 4 तो आप सॉलिड लाइन बना लो, और 2 प्राइमरी वैलेंसी ब्रैकेट के बाहर है, आगे हो या पीछे हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। फिर समझ लो एक एग्जाम्पल लेती है। मान लो आपके पास पेपर में ये गिवन है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेंट्रल मेटल जो भी सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर है लाइगेंड्स हैं, उनको सॉलिड लाइन। तो यहां पर सॉलिड लाइन के संग तो आपने लाइगेंड लिख लिया सेकेंडरी वैलेंसी, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो कहीं भी, इससे अटैच कर दो सेंट्रल मेटल। आ रहा है समझ? चलिए, अब मान लो इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, एक बीआर ले लिया अंदर और एक बीआर ले लिया बाहर, या 2 बीआर ले लिए, कुछ भी कर लो आप लोग। तो अब क्या करना है आपको, ये देखो, अब आप ये देख रहे हो ये सेंट्रल मेटल है, इसके संग लाइगेंड कितने हैं? 6। ये 6 लाइगेंड है सॉलिड लाइन, तो इसको आप बना लीजिए। बना ली। अब इसके संग आप देख रहे हो 2 प्राइमरी वैलेंसी, तो उनको आप बना लीजिए डॉटेड लाइन से। लेकिन आप देख रहे हो ये जो आपने इसके अंदर ये बनाया है न्यूट्रल लाइगेंड है, ये नेगेटिव होता है। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए एक्स मान लो, इसका क्या होगा? 0 × 5, इसका -1, इसका -1 × 2। तो आप देख रहे हो इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 आ गई। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी के अंदर इसका रोल है कि नहीं? ये देखिए वैल्यू, तो ये प्राइमरी वैलेंसी में तो था ही बाहर, और सेकेंडरी वैलेंसी में भी, क्योंकि जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो आप 5 लाइगेंड गिरे और 1 गिरा, टोटल 6 बोलो। तो ये वाला ब्रोमीन जो है ये प्राइमरी वैलेंसी में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय भी यूज हो रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब आपने निकाला 5 और 1 6, तब भी यूज हुआ है। तो ये वाला बीआर जो दिखाई दे रहा है सॉलिड लाइन में लिखा था अंदर, ये प्राइमरी वैलेंसी कितने भी काम कर रहा है, तो इसको आप डॉटेड से भी रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इसमें सॉलिड भी आएगा डॉट भी आएगा। तो ये ध्यान रखिए, इसके अंदर जो आपको न्यूट्रल लाइगेंड दिखाई दे उसको तो मत लिखना आप दोनों के संग, जो यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज वाला दिखाई दे जाए उसकी इन्वॉल्वमेंट दोनों में होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में भी कोऑर्डिनेशन में भी। तो उसमें दोनों यहां पर सॉलिड और डॉटेड दोनों लाइंस आती हैं। हो रहा है क्लियर? चलिए, तो एक प्रैक्टिस के लिए आपको और देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये बना रखा है, बनाइए इसे, कैसे बनाएंगे? तो इसको आपको बनाना है तो आपको मालूम ही है ये लाइगेंड है, सेकेंडरी है, ये सेंट्रल मेटल। तो पहले तो आप सॉलिड लाइन बना लो, कितनी? 6, और 2 प्राइमरी वैलेंसी, इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करो, है ना। तो यहां तो आ जाएंगे 4 लाइगेंड और 2 लाइगेंड बीआर वाले, और बाहर जो प्राइमरी है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट। लेकिन अभी मैंने बताया था इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रही हैं ये 6 के 6 ढंग से देखो, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी एक माइनस है, भाई न्यूट्रल तो कोई है नहीं। तो ये सारे के सारे
ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय भी इस्तेमाल होंगे। देखिए Ni का ये Cn का -1/4, हेलोजन का -1/2 और इसका -1/2 = 0। तो आपने देखा ये सब इन्वॉल्व हो रहे हैं जब आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकाली जाती है। ठीक है, और आप ये देख रहे हो जब आप सेकेंडरी वैलेंसी ले रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर तो भी ये इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कहो 4 लाइगेंड ये रहे 2 ये रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। मतलब ये आप देख रहे हो ये दोनों के दोनों प्राइमरी में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सेकेंडरी में भी। तो इसका मतलब इनके संग जो अभी आपने सेकेंडरी में सॉलिड लाइन बनाई थी उनके संग ये भी आएगी। क्लियर हो रहा? ये आंसर हो जाए। हो गया क्लियर? लिख लीजिए। मतलब इन दोनों के संग तो प्राइमरी सिंगल आएगा डॉटेड वाला, लेकिन इसको आप प्राइमरी की तरह भी ट्रीट करेंगे, सेकेंडरी भी। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये लाइगेंड है तो सॉलिड लाइन हो गई। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला प्राइमरी वैलेंसी के लिए तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर, तो इनको आप सॉलिड और जो डॉटेड है दोनों की तरह ट्रीट करेंगे। हो गया क्लियर? एकदम लिख लीजिए। देखिए अब इसी में आगे मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए। ये वार्नर्स पोस्टुलेट अगर कभी पेपर में आ जाए तो जो अभी हमने समझाया है उसी को आपको इस तरीके से वेल पैटर्न तरीके से लिख दिया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एटम के अंदर 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को निकाला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, सेकेंडरी को निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन। ये पूरा डिटेल में समझा दिया था। सेकंड पोस्टुलेट ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ब्रैकेट के अंदर वो कैसी होती है? वो होती है डायरेक्शनल, और जो प्राइमरी होती है वो होती है नॉन डायरेक्शनल। अभी बताया था, वही पॉइंट लिखवा रहे हैं। और तीसरा ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर है सेकेंडरी वैलेंसी तो मेटल एटम सेटिस्फाई होता है, ये कोबाल्ट जो लिखा हुआ है, तो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है लाइगेंड से, और प्राइमरी वैलेंसी होती है जो बाहर लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो मेटल एटम दोनों से सेटिस्फाई होता है, प्राइमरी से भी सेकेंडरी से भी। सेकेंडरी कौन होता है? जो लाइगेंड है। प्राइमरी कौन है? जो ब्रैकेट के बाहर है। तो वार्नर्स पोस्टुलेट पेपर में आ जाए तो ये तीनों पॉइंट आप लिखे आना। समझा? मैंने आपको दिए ही है पहले से। ठीक है, चलो अब इसी में मैं आगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको। देखिए वार्नर्स थ्योरी। पहला क्वेश्चन ये बनता है इस पर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन फर्निश्ड बाय, पहला मान लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन गिवन है, दूसरा क्वेश्चन पेपर में ये गिवन है, तो वो कह रहा है अगर मैं इसको पानी में डाल दूं तो कितने मोल आयन मिलेंगे। तो मालूम है ये प्राइमरी वैलेंसी ये ब्रेक हो जाएगी, ये ब्रैकेट सेकेंडरी है, ये नॉन आयनाइजेबल है, तो 4 + 4 नेगेटिव। तो वो पूछ रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन्स। तो ये जो आगे लिखा है 4 और 1 इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएंगे 5। सिमिलरली इसको ब्रेक करिए तो देखो 3 प्लस है 3 नेगेटिव, तो इसमें कितने मोल ऑफ आयन्स मिल रहे हैं? 3 और 1, तो ये आंसर हो गया। तो इसके 5 मोल मिल रहे हैं, इसके 4 मिल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है
कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया आपने, ये नंबर ऑफ आइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि आउट ऑफ दिस एंड दिस, आउट ऑफ दिस एंड दिस, विच वन हैज मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बताओ इसे तोड़ने पर कितने मोल आइंस के मिले थे? 5, और इसको 4। तो जिसमें आइंस ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो आंसर ये हो गया, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो ये वैरायटी बता रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन वार्नर्स पे बनती है। लिख लें। देखिए अब तीसरी टाइप आपको बताते हैं। तीसरी टाइप ये है कि मान लीजिए ये कोई कंपाउंड लिखा है ना, तो वर्नर्स के हिसाब से जो प्राइमरी वैलेंसी है ब्रैकेट के बाहर, वो क्या होता है? वो आयोनाइज होती है, ये ब्रैकेट एज इट इज रहता है। तो एक्सेस ऑफ AgNO3 का रिएक्शन कराओगे तो आप Ag के संग Cl वही वाला लोगे जो ब्रैकेट के बाहर है, अंदर वाला नहीं। तो 2 Cl बाहर निकलेंगे तो 2 ये ले लो आप, तो 2AgCl बन जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो ब्रैकेट के बाहर है उसके संग इसको लियो, आइंस को, इसको मत लेना जो ब्रैकेट के अंदर है, ये नॉन आयनाइजेबल है। इसी पर 2 बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये 2 जेई में आए हुए क्वेश्चन है, समझो। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ट्रीटमेंट विद इतना COCl3 6H2O दिया है, उसका एक्सेस ऑफ AgNO3 पे रिएक्शन करा है। तो यहां लिख लो इसका रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 पे करा। कह रहा है इतने आइंस जो हैं प्रेसिपिटेट हो गए। तो ये जो बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको और प्रोडक्ट को मोल में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहां जो भी बना x मान लो, तो इसके आइंस दिए हुए, तो आइंस को मोल में कन्वर्ट कर लो। मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं आप जानते हैं, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो एवोगैड्रो से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा सोचिए, है ना भाई। इससे ये लगभग 2 बार चला जाएगा। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को हटा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, अगर 1.2 ऐसे लिख दिया मैंने, या इसको ऐसा करो, ऐसे ही लिखेगा तो ये इससे कितनी बार चला जाएगा 0.2, और ये इससे कितनी बार जाएगा 10 to the power -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इससे 10 बार कट गया ना, तो ये आ जाएगा कितना 0.1, तो ये कट के 0.02 मोल आ गए। मतलब इसके जो भी प्रेसिपिटेट बना मोल बना लो, ऐसे ही रिएक्टेंट के मोल बना लो। तो मुझे इसकी मोलरिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मोलरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोलरिटी है 0.1 और वॉल्यूम है 100 ml। इसको 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में रखती है, तो ये आ गया इतने मोल। मतलब इसका जो आगे 1 लिखा हुआ है ना, तो इसके मोल जितने हैं उससे डबल मोल इसके बन रहे हैं। इसका मतलब यहां जो भी कंपाउंड लोगे, ध्यान रख लो वो टूटने पर आपको डबल मोल दे रहा है प्रेसिपिटेट। तो वाटर तो अंदर ही रहता है, लाइगेंड होता है ना, ये ध्यान रखना। ये टूट कर हमें क्या देगा, 2 मोल, डबल मोल देगा। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको ऐसे लिख लेना है, 1 Cl बाहर रख दो, 2 बाहर रख दो, टोटल 3। तो क्योंकि ये वाले ही आयोनाइज होंगे, ये तो एज इट इज रहेगा। तो जब आप एक्सेस ऑफ AgNO3 पे रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला ही तो इससे जुड़ेगा, 2 ले लो, तो आपको 2AgCl मिल जाएंगे प्रेसिपिटेट। इसका मतलब इसका 1 मोल था तो इसके डबल हो रहे हैं यहां पर, 0.01 से 0.02। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो लिख लीजिएगा इसकी। तो ये वाला जो आंसर है वो ठीक है ना, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ 7 हो रहा है ना, तो एक वाटर भाग ले सकती है। वाटर का कोई काम तो है नहीं, कोई रिएक्शन तो कर नहीं रहा है, तो ऐसे लिख लो आप, ये आंसर हो जाएगा।
बस हमें तो सीएल देखने हैं जो एजी के संग प्रेसिपिटेट होंगे, तो वो डबल हो रहे हैं, 0.01 मोल से मिल रहे हैं 0.02, डबल हो रहे हैं, तो हमको 2 सीएल बाहर रखने हैं। अगर मान लो ये 0.01 था, ये सॉल्व करके 0.03 आ जाता, तो तीनों सीएल बाहर रख देते। हो गया क्लियर? तो ये था पहला क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में आजकल, बता दें, बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी। दूसरा जेई का क्वेश्चन है, कह रहा है 2 मिक्सचर है, एक एक्स का एक वाई का, इसको इतने मोल दोनों के दिए गए हैं 0.02 और 2 लीटर में डिसॉल्व किया गया है, तो आप इसकी मोलरिटी बताओ कितनी होगी, यहां लिख लो। ये हमारे पास लिखा हुआ है, वो कह रहा है इसके इतने मोल हैं और 2 लीटर में डिसॉल्व है, तो बताओ 1 लीटर में कितने होंगे, 0.01। ये मोल आ गए 1 लीटर, है ना। अब वो कह रहा है मैंने एक्स का रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 पे करवा दिया, एक्सेस ऑफ AgNO3, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है रिएक्शन के दौरान आपके पास में एक वाई बन गया है ना, जो भी चीज बनी है वो वाई है। तो आप सोचिए अगर यहां पर कोई चीज वाई बनी तो इसके बाहर जो लिखा है यही तो इसके संग जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, वाई होगा AgBr। तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, मतलब सेम मोल मिल रहे हैं आपको। तो ये दिया हुआ है 0.01, तो बताओ ये भी तो 0.01 बनेगा। ऐसी दूसरा पार्ट है, जो वाई दिया है वो ये है, अब वो कह रहा है मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड पे। तो सोचिए ये बाहर जो लिखा है प्राइमरी वैलेंसी, यही तो इसके संग प्रेसिपिटेट बनाएगा व्हाइट कलर का, इसको Z मान लिया इन्होंने प्रेसिपिटेट। तो अब सोचिए इसके आगे 1 है ना, तो एक ही तो मोल मिल रहा है, और यहां पर मोल थे कितने वाई के, वही 0.02, 2 लीटर में था, तो 1 लीटर में कितना था, 0.01, 1 लीटर में निकल लो। इसका मतलब ये एक है तो प्रेसिपिटेट भी 1 है, ये 0.01 है तो ये भी 0.01 है, तो आपका आंसर वाई और जेड दिया आ जाएगा 0.01, 0.01। हो गया क्लियर? अगर ये वीडियो आपको दिल को छू गया हो, वर्नर्स पोस्टुलेट और उसके एप्लीकेशंस, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जिससे उनका भी फायदा हो।